हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर ली, एक बार डिराइव कर लिया, आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए ऑर्डर कितना होगा बेटा, 1। कितना होगा, 1। तो अगर कोई रिएक्शन है जो ए से बी में कन्वर्ट हो रही है, कोई रिएक्शन है ए से बी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर हमें इसका रेट लॉ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, R = K A⁴ अरे रेट लॉ यही तो होता था, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या लिखा है बेटा, रेट लॉ में क्या लिखा है, R = K A⁴ अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे कोई K की यूनिट पूछे, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। अरे वैसे भी एक तो हमने फॉर्मूला निकाला था, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, या तो आप उससे निकाल लो, या नहीं आता तो नॉर्मली भी हम लोग कर सकते हैं। R = K A⁴ है, हमें K की यूनिट चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R/K। और R की यूनिट क्या होती है बेटा, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड। तो मैंने लिख दिया मोल पर लीटर सेकेंड। और A मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर। तो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, तो क्या आ गया बेटा, सेकंड इनवर्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या आती है, सेकंड इनवर्स। क्या आती है बेटा, सेकंड इनवर्स। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद देखो अगली चीज़ हमें क्या समझनी है, इसी रिएक्शन के लिए हम लोग अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें, क्या लिखे बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग कैसे लिखते थे, R = ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए क्या लिखूंगा, -dA/dt। और एक आप रेट लॉ से R लेके आए थे, क्या लेके आए थे, K A⁴ अब मैं कह रहा हूँ जीरो ऑर्डर में भी तो हमने यही किया था, दोनों रेट को क्या कर दिया था, इक्वल। तो यहाँ पे भी मैंने इक्वल कर दिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो मुझे क्या मिल गया, -dA/dt = K A⁴ K A⁴ बस अब हमें इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, जो आपको मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, dA/A = -KT। अरे यही तो मिला ना हमें, -dA/dt = K था, बस मैंने dt को इधर शिफ्ट कर दिया और a को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -dA/A = K dt। अरे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बोलो मिलेगा ना, कि कुछ गलत है इसमें। अरे यही तो गलत है, बस -K क्या आ जाएगा, dt। अरे सही है ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अब हम जैसा हमने पहले किया था जीरो ऑर्डर वाले में, क्या किया था जीरो ऑर्डर वाले में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बस हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। अब आप बताना, एक पॉइंट था आपका इनिशियल, जिसे हमने क्या बोला था बेटा, A0, और जो फाइनल पोजीशन होता है उसे क्या बोलते हैं, AT। अरे A0 क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T = 0, या फिर आप बोल दो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और AT क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था तो उस टाइम टाइम कितना था, 0, और AT पे टाइम कितना था, t। तो हमने लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आपको पहले से ये चीज़ पता है, कल भी बताया था आपको, इंटीग्रेशन dx क्या होता है बेटा, x क्या होता है, x। तो इंटीग्रेशन dt क्या आ जाएगा, t क्या आ जाएगा, t। ये चीज़ आपको अगर नहीं पता तो सुन लो, है ना। देखो अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ dx/x आता है तो आता है ln x। क्या आता है बेटा, ln x। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ dA/A, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ln a। क्या आ जाएगा बेटा, ln a। क्या आ जाएगा बेटा, ln a। तो बस हमने यहाँ से डेरिवेशन का बस एक मेरे को नया स्टेप आपको बताना था, बस ये इंटीग्रेशन वाला। dx का तो आपको पता है x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA/A क्या आता है बेटा, ln a। क्या आता है बेटा, l। ये ln है, log नहीं है, log 10 की पावर बेस वाला नहीं है, ln है। क्या है बेटा, ln। उसके बाद हमने क्या किया, जब आपका ये आ गया ln a, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, t। तो जो यूनिट थी AT और A0, हमने ये तो पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल, या ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो मैंने क्या लिखा है, देखो ln AT - ln A0 = -K, और यहाँ पे तो क्या होगा, t - 0। ये तो 0 है तो यहाँ पे बस हमें क्या मिल जाएगा, -KT। क्या मिल जाएगा बेटा, -KT। ये चीज़ आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि ln A - ln B क्या होता है बेटा, ln A - ln B को क्या लिख सकता हूँ, ln A/B। अगर ऐसा लिखा होता ln A, अगर ऐसा लिखा होता ln A + ln B, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, ln A × B।
अरे क्या लिख सकता हूँ, ln a इंटू बी, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर इस इक्वेशन में बेटा, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि हमारे को इस्तेमाल आना है ln at माइनस ln a नॉट, मतलब a माइनस बी तो है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ln a अपॉन बी, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ln at अपॉन a नॉट। अरे क्या लिख सकता हूँ, ln at अपॉन a नॉट। तो यही चीज़ लिखी है, देखो क्या लिखा है, ln at अपॉन a नॉट। पर भैया हमें ये नहीं समझ आया भाई, यहाँ पे माइनस के टी था, क्या था बेटा, माइनस के टी, तो इसी माइनस को बेटा मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो उसे मैंने क्या लिख दिया, -1, क्या लिख दिया, -1। तो इस -1 का क्या मतलब है, बस आपको इसे क्या करना है, चेंज, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, at बाई a0 की जगह क्या हो जाएगा, a0 बाई at। ये ln में है, किसमें है बेटा, ln। हम लोग क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने बैठोगे, सारे क्वेश्चन लॉग में दिए होंगे, किस में दिए होंगे, लॉग। तो हम इस ln को बेटा लॉग में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, लॉग। चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ाया था ln से लॉग में कैसे चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ln x को अगर आप log 10 के पावर बेस में अगर करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। तो इस इक्वेशन में बेटा ये जो ln a0 बाई at आप पाए हो, बस इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.303 log a0 बाई at। तो यहाँ से आपका आ गया k इज इक्वल टू 1/t, ln की जगह क्या आ गया, 2.303 log a0 बाई at, log a0 बाई at। भाई पूरी किताबें इसी फॉर्मूले पे भरी पड़ी है, इसलिए बिल्कुल तरीके से समझ लो। तो हमने डिराइव तो कर लिया, वहाँ तो तुमसे क्वेश्चन आएगा, ये कभी पूछेगा ही नहीं, शायद 5% चांस से किसी दिन कोई पूछ दे कि बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वरना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखना, मैं तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, जो जो आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। देखो एक तो क्या करेगा, तुमसे पूछ देगा कि भाई बताओ अगर कोई रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो गई, तो 20% कंप्लीट हो गई, इनिशियल a0 था, 20% कंप्लीट हो गया, मतलब अब बची कितनी है, 80। अरे 20% कंप्लीट मतलब 20% तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो कितना परसेंट बचा है रिएक्टेंट, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 80 a0 अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे, फिर ये लॉग वाला सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा हो। अबे कैलकुलेशन मोस्टली कोशिश करेंगे कि ऐसी होगी आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, वो क्या करेगा तुमसे, वो क्या करेगा, जब उसने बोला 20% रिएक्शन हो रही है, तो या तो k देगा या t देगा, इसमें से एक चीज़ और गिवन होगी, तभी वो टाइम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बेटा, टाइम। अगर उसने k दे रखा होगा तभी टाइम पूछेगा। 20% मतलब a0 पता है, at आपको पता चल गया है ना, 80/100 a0, तो आपसे वो टाइम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, टाइम। देखो मैं अपने टाइम कैसे इसको याद रखता था, मैंने बस एक शब्द याद रखा था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल बाय बचा हुआ, या फिर a0 बाई at, जैसे भी। अरे इनिशियल ही तो है, a0 का क्या मतलब है, इनिशियल, at मतलब रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, at। तो आप चाहो तो जैसे आपको याद करना है, ये नहीं भूल सकते हो ना, पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना भाई, बिल्कुल पाप चढ़ेगा, 100% पाप चढ़ेगा अगर फॉर्मूला बोलोगे। इस चैप्टर की जान है, मतलब जान है। अभी देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कम पता कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो गई है और दूसरी रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो गई है, तो दोनों के टाइम के बीच का रेशियो बताओ। समझ गए। तो बस तुम्हें क्या करना है, टी, क्या करना है, टी यहाँ ले लोगे 2.303 अपॉन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के। अगर सेम रिएक्शन है, अगर सेम रिएक्शन है तो चाहे 90% रिएक्शन हो चाहे 99%, के क्या रहेगा, सेम। 2.303 क्या रहेगा, सेम। तो ये पार्ट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस आपका आएगा log a0 बाई at। बेटा पढ़ ले बेटा, नहीं आएगा समझ, मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर गए, जो इसने अभी तक अभी भी सीरियस नहीं हो, गए 3 चैप्टर गए तुम्हारे, और तुम्हें लग रहा है बहुत टाइम है, जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, बस सितंबर आने दो, इसके बाद देखो तुम रोते फिरोगे। भाई मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत तहजीब से पढ़ा रहा हूँ, बहुत तहजीब से, है ना। मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चन करके टॉपिक उड़ा दूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या।
समझ रहे हो। पर मैं थ्योरी पे इतना जोर दे रहा हूँ ना कि तुम थ्योरी के बेस पे ही सवाल कर जाओगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको एक जो बुक दिलवा दी है उसमें क्वेश्चन तो 100-150 हैं एक चैप्टर में, पर इसके अलावा भी 500 सवाल मार्केट में घूम रहे हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। वो हमें अगर थ्योरी आती होगी ना हम तभी कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। पर अगर तुम 80-100 सवाल कर लोगे तो उस दिन तुम फटाफट कर पाओगे। तो इसे अगर नहीं समझे रहोगे तभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर इधर उधर मुंह देखोगे दूसरे का। अगर थ्योरी समझे तो तुरंत वैल्यू डाल के आंसर ला दोगे, या कुछ गलती भी करोगे तो मैं जैसे बोलूँगा तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरा कंसंट्रेशन बस मत ब्रेक करो, तुम्हें नहीं पढ़ना सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, हेड डाउन कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कंसंट्रेशन बस मत मेरा ब्रेक करो। K = 2.303/T log A0/80 था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 80% रिएक्शन हुई है, 90% जो है टाइम का रिलेशन निकालो। तो ये T = 2.303/K है, ये तो ऊपर वाले में भी कट जाएगा और नीचे वाले में भी। जब इसने बोला है 80% हो गई है तो आप निकाल लेना, अरे निकाल लोगे A0/20 A0/100, और दूसरे में मान लो बोल दिया 90% हो गई है तो मतलब कितना बचा होगा 80, 10 पर, तो क्या लिख दोगे 10 A0/100। अब बस तुम्हें लॉग वाला रेशियो सॉल्व करके इन दोनों में एक को T1 ले लेना, एक को T2 ले लेना, रेशियो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पेपर में आएगा 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, मतलब एक दूसरे के। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा क्लियर, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है आपको तो, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो अभी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत लो, तो आपको समझ आ जाएगा। देखना है कभी कभी मुश्किल सवाल बना दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे भगवान करेगा तो यही सवाल आएगा इसी फॉर्मूले में, पर कभी कभी क्या होता है बेटा क्वेश्चन मुश्किल बना दिए जाते हैं। मुश्किल मतलब ना वो इंटीग्रेटेड वो आपको दे देगा कि भाई 20% डिसोसिएट हो रहा है, 30% टूट रहा है, समझ रहे हो, ऐसे बोलेगा कि 30% टूट रहा है, तब बताओ कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो भाई। रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है, रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है, ऐसा लिखा होगा 20% टूट रहा है, 30% टूट रहा है, डिसोसिएशन 30% हो रहा है, तब निकालो, तब देखना बहुत अच्छे से समझा देंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है गलत नहीं करोगे। देखना ध्यान से, एक रिएक्शन है जो A से B जा रही है, ठीक है। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया था A, कितना लिया था बेटा A, कितना लिया था A, ठीक है। तो इनिशियली तो आपको पता है प्रोडक्ट कितना रहता है 0, अरे कितना रहता है 0, ठीक है। अब देखो एट टाइम T = T मैं मान ले रहा हूँ कि x टूट रहा है, कितना टूट रहा है बेटा a, तो ये कितना बचा होगा a - x, और ये कितना बना होगा x। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। इनिशियल a लिया था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो इनिशियल क्या रहता है T = 0 पे 0, मैं कह रहा हूँ x टूट रहा होगा, कितना टूट रहा होगा x, मतलब x कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट कितना बच गया होगा a - x, और प्रोडक्ट कितना बच गया होगा बेटा x, कितना बच गया होगा x। अब तुम देखना जरा, नॉर्मल हम लोग बिल्कुल सरकारी भाषा से चलते हैं, हमने क्या फॉर्मूला निकालता, लॉग इनिशियल अपॉन बचा हुआ, अरे यही तो निकाला था A0/80, तो इसमें इनिशियल कितना है बेटा A, अरे कितना है A, और बचा हुआ कितना है बेटा रिएक्टेंट। अच्छा A0/80 क्या होता था, 80 क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T टाइम पे रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ ना A - x। अब देखो तमाशा जो पेपर में पूछा जाएगा तुमसे अल्फ़ा, क्या पूछा जाएगा अल्फ़ा की टर्म में। अल्फ़ा बेटा हम लोग पहले भी पढ़ के आए पिछले चैप्टर में, है ना, ये क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले ही पढ़ के आए, याद है 20% बोलता था 0.2, 30% 0.3, मैंने उस दिन भी बोला था कनेक्टेड है सब कुछ आगे, है ना, तो इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो अगर देखो कभी भी लिखा हुआ है, अच्छा अल्फ़ा हमने वहाँ पे भी निकालना सीखा था, अल्फ़ा का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि देखो एक होता है अमाउंट रिएक्टेड, अल्फ़ा क्या होता है बेटा अमाउंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में क्या रिएक्ट हुआ है, मतलब क्या चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई है, क्या टूट के गई है x, क्या गई है बेटा x, तो मैं अमाउंट रिएक्टेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, अरे क्या लिख सकता हूँ x, क्या लिख सकता हूँ x, और इनिशियल अमाउंट क्या लिया था आपने a, क्या लिया था बेटा a। मैं दोबारा बोल देता हूँ भाई, अल्फ़ा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल अमाउंट, क्या पढ़ा था बेटा अमाउंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ है इस रिएक्शन में ललित, कितना रिएक्शन में अमाउंट रिएक्ट हुआ है x, अरे कितना हुआ है x, इनिशियल कितना लिया था आपने a, कितना लिया था a, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अमाउंट रिएक्टेड की जगह क्या लिख दूंगा x,
इनिशियल कितना लिया था a, तो अल्फा का आगे आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया x/a। तो अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से x लिखना तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a अल्फा, क्या लिख सकता हूँ a अल्फा। इसमें इस x में बस इस x की जगह अगर मैं a अल्फा लिख दूँ, क्या लिख दूँ बेटा a अल्फा, क्या लिख दूँ a अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ नीचे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, और a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस अल्फा। तो भाई हम इतना बुद्धि लगाएंगे, नहीं लिखा होगा 20% डिसोसिएट हो रहा है तो सीधा लिखूंगा 1/1 माइनस 0.2, आ गया मेरा आंसर। आएगा नहीं क्वेश्चन, आएगा, बहुत मुश्किल की कैटेगरी में गिना जाएगा अगर ये सवाल आया। सवाल यही वाला आएगा इसी पे भर भर के, पर इतने मुश्किल आएंगे कि तुम्हें फॉर्मूला आता होगा, सारी वैल्यू गिवन होगी, पर तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। देख लेना अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस कर लिया अभी तो तुमसे कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं करवा पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है, अगर जो बच्चा इस चैप्टर को हाथों हाथ प्रैक्टिस करते जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा फंसा नहीं पाएगा इस चैप्टर में। तो ये समझ आ गया कहाँ से डिराइव किया ना हमने, बस यहाँ पे क्या लिख दिया a/a माइनस a अल्फा, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 माइनस अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर कभी बाई चांस आ जाए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन, इसमें तो आप कर सकते हो। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन AT, या फिर मैं इसको और क्या बोलता हूँ इनिशियल अपॉन बचा हुआ, इनिशियल अपॉन बचा हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं टी हाफ की, किसकी बात कर लेते हैं टी हाफ। तो मुझे बताओ टी हाफ का मतलब क्या होता था, टी हाफ का मतलब क्या होता है, पहले मुझे मतलब बता दो क्या होता है। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है वो आधा किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट। तो जब आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, आधा। अगर मैं कह रहा हूँ एक रिएक्शन है ए से बी जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन था A0, तो जब टी हाफ होगा बेटा तो जो रिएक्टेंट है वो आधा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में। तो बचा भी कितना होगा A0/2। अरे भाई A0 था 1 रुपये था, आधा कन्वर्ट हो गया तो आधा ही तो बचा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग टी हाफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कितना लिया है बेटा हमने A0, कितना लिया है बेटा A0, और AT का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और वो कितना है आपके पास A0/2, A0/2। तो A0 से A0 कट गया तो यहाँ पे बस क्या बच गया आपके पास log 2, क्या बच गया बेटा log 2। तो 2.303 अपॉन के log 2, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास टी हाफ, किसका आ गया बेटा टी हाफ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले ही पढ़ी थी, कितनी होती है बेटा 0.3 है। 2.303 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाता है, अरे कितना आ जाता है बेटा 0.693 अपॉन के। तो ये आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ भी डिराइव कर लिया। अब एक शब्द आपसे पूछा जाएगा, याद करो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गुना होने पे टी हाफ 2 गुना हो रहा था। आज भी आते मैंने डिस्कस कर लिया था, वीडियो में नहीं है पर मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गुना हो रहा था तो टी हाफ भी कितने गुना होता, 2 गुना। इनिशियल 3 गुना तो टी हाफ भी 3 गुना। वो किसके लिए पढ़ा था, जीरो ऑर्डर। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला क्या आता था A0/2 के, और फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला में टी हाफ में क्या आ रहा है 0.693 अपॉन के। इसमें इनिशियल रिएक्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा था। पेपर में क्वेश्चन आएगा अ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट हमने 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, बट टी हाफ रिमेन सेम, बट टी हाफ रिमेन सेम। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है बेटा इनिशियल रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। अभी मैं आपको इसकी ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, थोड़े से मुश्किल ग्राफ है पर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ग्राफ करते हैं फिर क्वेश्चंस लेंगे इसके, ठीक है। तो आप पहले लिख लो इसको। देखो हमने क्या बोला था बेटा कि जो अभी आप लोगों ने निकाला था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो डिक्रीज करता है लीनियरली विद कंसंट्रेशन। कैसे निकाला, देखो R जो है रेट लॉ से आपने लिखा था, क्या लिखा था R इज इक्वल टू के A की पावर 1। तो अगर मैं इस R में
और ए में अगर ग्राफ बनाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, डायरेक्टली। कैसा है बेटा? डायरेक्टली। तो एक इसका कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर। कैसा आएगा? लीनियर। और इस स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव। वही लिखा है देखो, आर को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है, ए को मैंने कहाँ पे ले लिया बेटा? एक्स एक्सिस पे। तो जो के है वो क्या है बेटा? स्लोप। और कैसा है बेटा? पॉजिटिव। तो ये रहा अगर आपका आर, ये रहा आपका अगर ए, तो अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आ रहा है? लीनियर। कैसा आ रहा है बेटा? लीनियर। अच्छा, ये जो ग्राफ है कभी भी इसको टच करेगा क्या लास्ट पॉइंट को? नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लीनियरली का क्या मतलब है? देखो, लीनियरली का ये मतलब है जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, वैसे वैसे रेट भी क्या होते जा रहा है? कम। क्या होते जा रहा है? कम। भाई मैंने आपसे यही तो बोला था, उधर बेटा उधर क्लास है तुम्हारी, मैंने आपसे यही तो बोला था कि अगर कभी भी आपसे मैंने क्या बोला था कि भाई जब इनिशियल रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, इनिशियल रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी जल्दी चलता है। मैंने आपको बॉडी वाला एग्जांपल दिया था कि 4-5 दिन में फटाफट तुम्हें दिखेगा कि बॉडी का मोस्टली पार्ट गायब हो गया, उसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट बच जाता है वो कई दिनों में डिग्रेड होता है धीरे धीरे। तो वही चीज़ तो ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जा रही है? धीरे। मतलब रिएक्शन कैसी होती जा रही है? स्लो। एक लाइन और पढ़ता हूँ, देखो तुम्हारी किताबों में ये लिखा है, अभी एक ग्राफ बनाऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी नहीं ख़त्म होती। वो अभी आपको समझ आ जाएगा अगले ग्राफ से। अभी आपको बस ये समझना है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली या किस तरीके से? लीनियरली। तो एक समझ आ गया ग्राफ? अरे यही तो बोल रहा है यार, देखो ना, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है रेट भी क्या होते जा रहा है? कम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती जा रही है। तो वही चीज़ लिखी है। अब देखना है कि मैथ की चीज़ है, तो मैथमेटिक्स है, बट उसके बाद भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें यही तो बोलता, इस चैप्टर में ग्राफ इतने सारे हैं कि अभी तुम्हें आसान लग रहा है, बाद में अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम लोग बोलोगे भैया बड़ा मुश्किल पेपर आया था। पर हम अपना 100% पढ़ के चल रहे हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था, ln AT/A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अरे इसी के बाद तो आगे हमने इंटीग्रेशन और वो सब लिया था, अरे किया था ना, यहीं तक तो हम पहुँचे थे। अब देखो ध्यान से, आपको एक चीज़ बताते हैं, देखना ध्यान से। अगर कभी भी बेटा अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ln x इज इक्वल टू वाई, क्या लिखा हुआ है बेटा? ln x इज इक्वल टू वाई। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं केवल यहाँ पर x लिखूँ, ln को गायब कर दूँ, ln ना लिखूँ, तो आपको पता है क्या आप करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल में पावर चला जाएगा, e की पावर y, एक्सपोनेंशियल। ये सब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। मैं देखो अभी आपको और समझाता हूँ। अगर जैसे कभी ऐसा लिखा है ln 2 की पावर जो है, ln 2 जो है वो इक्वल है a के, किसके इक्वल है बेटा? a के। अब अगर मैं ये बोलना चाहूँ जो 2 है वो किसके इक्वल है, तो आप लिख दोगे एक्सपोनेंशियल की पावर a, एक्सपोनेंशियल की पावर a। भाई मैथमेटिक्स के शब्द हैं जो मैं आपको बस बता रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है बताना, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपके पाप हैं जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो तुम पढ़ के नहीं आए 11th क्लास में। वरना 11th क्लास में भी बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं, जाके यूनिट डायमेंशन खोल लेना, NCERT का चैप्टर 2 ही जो फिजिक्स क्लास में, ठीक है, वहीं पर। देखो एक और मैं बता देता हूँ, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ln यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ln z इज इक्वल टू b, और मैं सिर्फ z लिखना चाहता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा? e की पावर b। इतना क्लियर हो गया? e क्या है? एक्सपोनेंशियल। क्या बेटा? एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहाँ से अगर ln AT/A0 माइनस KT था, ln AT/A0 अगर माइनस KT था बेटा, तो अगर मुझे ये लिखना हो, अगर मुझे AT/A0 माइनस KT के बराबर था, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ln गायब कर दूँ, क्या गायब कर दूँ? ln। तो इसे मैं किस में लिख दूंगा? e की पावर माइनस KT। तो यही तो लिखा है, अरे देखो ना, ln AT/A0 सही है। बस यहाँ पे से मैंने क्या गायब कर दिया? ln। और ln गायब होता है तो जो यहाँ जो भी होता है राइट साइड में, वो कहाँ चला जाता है? एक्सपोनेंशियल की पावर में। तो मैंने क्या लिख दिया? e की पावर माइनस KT। अब यहाँ से मैं A0 को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। ध्यान से सुनना,
जो अभी फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल बाय बचा हुआ। अरे यही तो डिराइव किया था। कभी कभी बेटा, कभी कभी वो फॉर्मूला ना आके ऐसे फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी वो फॉर्मूले पे ना आके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना, रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर भी है वही फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था। अब देखो, तुम्हें बस काम की क्या चीज़ याद रखनी है, हमें बनाना है ग्राफ। हमें बनाना है ग्राफ इस AT में और टाइम में। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो वही चीज़ मैंने दिखा रखी है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T है वो टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। अरे सही बात है ना। अरे AT क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ये बात आप वैसे भी बता सकते थे कि जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है रिएक्टेंट कम होते जाएगा। अरे यही चीज़ तो ग्राफ में बता रखी है कि जो AT है और T है वो कैसा है बेटा, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। तो अगर AT और टाइम में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसमें एक पॉइंट और आता है बेटा, जब आप ये AT और T में जब आप ग्राफ बना रहे हो, टाइम है ये AT है, जब आप इन दोनों में बेटा ग्राफ बना रहे हो, हमने इन्हीं के बीच में ग्राफ बनाया ना AT और T में, तो एक चीज़ याद रखना बेटा, ये सबसे काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसके पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। देखो ना, ये पैरेलल हो गया किसके, टाइम के। अब मतलब पता है, सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई एक बॉडी डायनासोर की मिली तो शुरू में तो फटाफट से डिग्रेड होना चालू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होगा। धीरे धीरे सारा पार्ट लगभग डिग्रेड हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, बस थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा। तो जब थोड़ा सा, जितना कम पार्ट बचा रहेगा ना, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। क्या हो जाएगा, स्लो। और जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि हम लोग उसे ज़ीरो के बराबर मान लेते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है ना असली वाला, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं, सोचो ना कितने हज़ारों साल पुरानी हमें डायनासोर की बोन का स्ट्रक्चर आज भी मिल जाता है। अरे कहीं खुदाई वगैरह हो रही होती है तो आज भी कई हज़ारों लाखों साल पुरानी हमें हड्डी मिलती है, लाखों करोड़ों साल पुरानी, करोड़ों साल भी बोल रहा हूँ मैं, सोच लो, लाखों करोड़ों साल पुरानी बोन और प्लांट के हमें स्पेसिफेन मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, थोड़ा सा ऐसा पार्ट रह गया है जो हमेशा और हमेशा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है जो कभी कंप्लीट नहीं होती, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, लिखा है ना, देयरफॉर द रिएक्शन वुड नेवर बी 100% कंप्लीट। अब देखो, अगर आपसे कोई ये पूछता है, ये बात बताओ मुझे कि जो कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे अच्छा, दो चीज़ है। अभी जो हमने ये ग्राफ बनाया था, किसके बीच में बनाया था, रेट और कंसंट्रेशन। ये कैसे बेटा वेरी कर रहा था, लीनियरली। कैसे कर रहा था, लीनियरली। और ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T और टाइम में, ये बेटा कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। कैसे बेटा, एक्सपोनेंशियली। तब इन्हीं क्वेश्चनों को तुम लोग पेपर में गलत करके आओगे, क्योंकि तुम तो पढ़ के जाओगे कि भैया ने लीनियरली पढ़ाया था। भाई लीनियर वाला ग्राफ रेट का और कंसंट्रेशन का था। किसका था, रेट का और कंसंट्रेशन। और भाई कंसंट्रेशन एट टाइम T और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा है बेटा, एक्सपोनेंशियल। तो भाई पेपर में ग्राफ पे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये मत बोलना कि हम बस थ्योरी पढ़ के आए थे, क्वेश्चन करके आए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हो गया, ये समझ आ गया आपको। अच्छा हाँ, देखो एक छोटी सी बात और है, अभी बस इसके बाद अब ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4 ताकि समझ आ जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी T½ का फॉर्मूला आपने क्या डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693/K। तो ये बताओ फर्स्ट ऑर्डर में T½ जो है, ये पीछे लाइट बंद कर देना वंशिका, जो T½ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या T½ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अरे कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। मतलब आप कह रहे हो T½ कांस्टेंट है। अगर हम लोग किसके टर्म में बात करें, कंसंट्रेशन, तो भाई ये ग्राफ बना है T½ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता है T½ कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। किस में?
किसमें? फर्स्ट। अगर जीरो ऑर्डर होता तो डायरेक्टली कर रहा था। कैसे कर रहा था? डायरेक्टली। वहाँ क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। तो वहाँ अगर ग्राफ बनता तो ऐसा आप ग्राफ बना रहे होते हैं ना। अरे यही तो बना रहे होते, बनाया ही होगा हमने। अरे बनाया था ग्राफ। स्लोप कितना आ रहा था वहाँ पे? स्लोप 1/2k। कितना आया था? अरे नालायक, फॉर्मूला था ए नॉट बाई 2k। तो टी हाफ और ए में बनाओगे तो बस क्या बच गया था? 1/2k। तो 1/2। भाई यार तुम्हें मैथ्स ही नहीं आती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? इतने तो तुम नालायक हो। y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई और x में अगर ग्राफ बना रहे हो तो एम ई तो क्या होता है? अरे क्या होता है? और c अगर होता था तो क्या होता था? इंटरसेप्ट। क्या होता था? अब मैं कह रहा हूँ अगर टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2k इंटू ए नॉट, और टी हाफ मतलब y, और अगर मैं x में ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k इंटू ए नॉट। अब इसको मान लो मैंने मान लिया y, इसको मान लिया x, तो जो आगे आता है क्या होता है भाई? स्लोप। क्या होता है? तो नहीं कर पाओगे। स्लोप कितना हो जाएगा? 1/। कल मैंने इतना समझा के भेजा था, किस दिन मुश्किल सवाल है, टेन थीटा की वैल्यू गिवन हो तो यहाँ से तुम k भी निकाल सकते हो। अरे नहीं निकाल सकते। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2k। 10 30 या 30 दिया होगा तो 30 की वैल्यू आपको पता है, k निकाल लोगे। ये सब जेई फेई में सवाल आते हैं, ऐसे तो मुश्किल ही आएगा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए? ये वाला ग्राफ समझ गए? टी हाफ किसके लिए हमने बनाया है ये? अरे किसके लिए बनाया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और फॉर्मूला क्या होता था बता दो एक बार ज़रा फटाफट से। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। समझ पा रहे हो? अब क्या करेगा? अब देखो हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या क्या पढ़ लिया बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? एक तो पढ़ा k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग इनिशियल, या बोल दो ए नॉट बाय बचा हुआ। ठीक, और इसके लिए टी हाफ क्या पढ़ा बेटा बता? 0.693/k। अब ये क्या करेगा देख, इधर को टी हाफ की वैल्यू दे देगा, जैसे जीरो ऑर्डर में क्वेश्चन कराया था। टी हाफ की वैल्यू दे देगा। अब बोलेगा कि 40% रिएक्शन हो गई। 40% हो गया मतलब इनिशियल तो ए नॉट ही रहेगा, बचा हुआ कितना होगा? 60। तो क्या लिख देंगे? 60 ए नॉट बाय 100। ये आ गया। अब तेरे से पूछेगा कि अगर मैंने टी हाफ इतना दे रखा है और 60% रिएक्शन हो रही है, 60% रिएक्शन हो रही है, अगर 60% रिएक्शन हो रही है तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो भाई इसी रिएक्शन से तो निकालेंगे टाइम, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? के। पर के निकालने के लिए इसने क्या दे रखा है? टी हाफ। तो टी हाफ से पहले क्या निकाल लेना? के। इधर के ले आओगे तो 0.693/t हाफ, यहाँ से क्या पा जाओगे? के। इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। अरे समझ गए? यहाँ से क्या पा जाओगे? टी। यहाँ पे भी वैसे ही सेम सवाल बनेगा। अब इसमें कई टाइप के सवाल बन सकते हैं। इसमें पता है ऐसे बोलेगा कि एक टी 70% है, टी 80% रिलेशन निकालो, टी 75%, टी 50% रिलेशन निकालो, टी 25%, टी 85% इसके बीच रिलेशन निकालो। तो आपको 25 और 85 का मतलब आना चाहिए। भाई टी 25% का क्या मतलब है? देखो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी 25% है और दूसरे में लिखा है टी 75% है, तो मुझे एक एक बताओ टी 25% का क्या मतलब है। अगर इनिशियल ए नॉट था तो टाइम टी पर ये जो है कितना परसेंट कन्वर्ट हो गया होगा? 25 ए नॉट बाय 100। तो बचा कितना होगा? 75 ए नॉट बाय 100। अरे सही है गलत है? अगर यही रिएक्शन बेटा, यही रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, अगर इनिशियल ए नॉट था, इनिशियल कितना है बेटा? ए नॉट, तो टी इज इक्वल टू टी पे अगर 75% कंप्लीट हो गया है तो 75 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, बचा कितना होगा बेटा? 25 ए नॉट बाय 100। अब तुमसे इसने क्या कर रखा है? बस रेशियो पूछा है कि बताओ कितना टाइम में फ़र्क होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है जैसे T1 इज इक्वल टू 2.303/k लॉग, है ना। पहले वाले के लिए मान लो, पहले वाले के लिए इनिशियल कितना था? ए नॉट। अरे कितना था? ए नॉट। अब बचा हुआ कितना है भाई? 75 ए नॉट बाय 100। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? ऐसे 75 ए नॉट बाय 100 ही ले लो, 75 ए नॉट बाय 100। अरे सही है गलत है? और T2 कितना है? T2 बताओ कितना हो गया? 2.303/k लॉग। इसका भी इनिशियल हमने कितना लिया था? ए नॉट। अब बचा हुआ कितना है बेटा? 25 ए नॉट अपॉन 100। ये 100 से 100 कट जाएगा क्या? अरे कटेगा नहीं कटेगा? बोलो नहीं कटेगा क्या?
ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा और ये 25 तिया 75 है ना। तो अब आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर आ जाए log 1/3, क्या आ गया log 1/3, तो log 1 कितना होता है? अरे भाई अगर तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में आ जाए log 1/3, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है log 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1 माइनस log 3। log 1 कितना होता है? 0। log 3 कितना होता है? हो गया सॉल्व। अरे आ गया -0.47 का तुम्हारा आंसर, जो भी सॉल्व करके आ रहा होगा आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन? अरे कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो ले ले फिर ऐसे क्वेश्चन, लिख लो, तुम्हारे कुछ पार्ट रहे, करो क्वेश्चन। हाँ आज ख़त्म कर देते हैं, आज 12 बजे रात तक कर पढ़ो, 12 क्या 10 बजे तक पढ़ दो, पूरा चैप्टर ख़त्म। 6 दिन का सिलेबस है तुम्हारा, 7 दिन का। अगर मन बना के आ जाओ सुबह 8 बजे ना कि आज शाम में 6 बजे जाएंगे, तो मतलब 6 दिन 7 दिन में तुम्हारी केमिस्ट्री का समापन कर दूंगा मैं। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता डेडिकेटेडली, उसके बाद साल भर मस्ती से घूमो, खेलो, पी लो, खाओ पियो, मज़े करो, है ना। पर एक 1 हफ्ते बाद किसी के इस हाथ में ड्रिप चढ़ी है, एक इधर ड्रिप चढ़ी है, तो वो भी ठीक नहीं है। चलो आ जाओ। क्या हुआ? अरे आ जाओ इधर, बातें नहीं, चलो देखो इधर देखो, आ जाओ। क्या क्वेश्चन लिखा है? शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for completion of 90% reaction। ठीक है बेटा, बात करने को थोड़ी बोला। देखो तो सीखना ज़रा, शायद ये क्वेश्चन ना आए पेपर में, कोई दूसरा सवाल आ जाए। 99 की जगह 2/3, 3/4 ऐसे भी आती है, 2/3 रिएक्शन हो गई, 3/4 हो गई, तो भी आप कर सकते हो। देखो एक में रिएक्शन 99% हो रही है और एक में कितने % हो रही है बेटा? 90%। तो एक में तो 99% हो रही है, तो जिसमें 99% हो रही है मैं कह रहा हूँ 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल लिया होगा अगर A0, तो बेटा बचा हुआ कितना होगा अगर 99% हो चुकी है तो? अरे बोलो 1/100 A0, तो मतलब 1 अपॉन मतलब A0 अपॉन 100। अरे यही आएगा ना बेटा? अरे यही तो आएगा। आओ इधर वाले में चलते हैं, इधर वाले में बताओ इसमें कितनी % हो गई है? 90%। तो इसको मैं बोल देता हूँ T 90%। क्या बोल देता हूँ? T 90। ऐसे ही लिखा होगा पेपर में, देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया। अभी तक आपने ये चीज़ नहीं सीखी थी, ऐसे लिखना 90, 99, 2/3, 3/4, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो। 90% का मतलब क्या हुआ बेटा? 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल। बेटा अगर A0 है, 90% रिएक्शन हो चुकी है, इसका मतलब कितनी बची है? 10। तो मैं उसे क्या बोलूँगा बेटा? 10 A0 बाय इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A0 से A0 कट गया, 10 से ये कट गया, तो ये कितना बच गया? log 10। ये तो क्योंकि सेम चीज़ है, क्या है बेटा? सेम। ये तो दोनों तरफ क्या आ रही है? सेम। तो ये आ गया T 90%, कितना आ गया? log 10। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो A0 से A0 कट गया, ये आ गया log 100। कितना आ गया बेटा? log 100। और log 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 की पावर 2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? आगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 log 10। सही है भाई? अरे सही है कि नहीं है? चलो अच्छा देखो, मैं और सिंपल बताऊँ, बिना डिवाइड किए भी हम कर सकते हैं। ये T 99% है ना? अरे T क्या है? 99%। मैं 2 को ही अगर इधर लिख दूँ और यहाँ ऐसे लिखूँ 2.303 अपॉन के log 10, अरे यही तो है 2.303 के अपॉन लॉग इंटू लॉग 10, और 2 को बाहर रख दिया। अब ये बताओ ये कौन सी वैल्यू है? किसके बराबर आ गई? अरे किसके बराबर आ गई? तो इसको मैं और ये भी तो लिख सकता हूँ T 90%, 2 इंटू T 90% इज इक्वल टू T 99%। यही शायद प्रूफ करने को दिया था तुम। अरे ये दिया था देखो। या फिर और क्या कर सकते हो? इन दोनों का क्या ले सकते हो? रेशियो। अरे क्या लोगे? रेशियो। तो रेशियो में ये भी कट जाएगा, है ना? ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। करके दिखाएं रेशियो वाला। अरे भाई रेशियो से भी कर सकते हो ना आप। देखो मैं लिख देता हूँ T 99%। तो T 99% क्या है? 2 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 10। अरे यही तो है बेटा। और T 90% कितना है? T 90% किसके बराबर है तो बताओ? 2.303 अपॉन के लॉग 10। अरे यही है ना बेटा? अरे बोलो। तो इस पार्ट से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया पूरा। तो हमारे पास क्या आ गया बताओ? T 99% अपॉन
T 90% इज इक्वल टू 2/1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%। तो बेटा आप कैसे भी कर सकते हो इस टाइप के सवाल, ठीक है, कर सकते हो इस टाइप के सवाल ना। चलो तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताना है किसी को कि आ गया, सबको समझ आ गया इस टाइप का। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें थोड़े मॉडिफिकेशंस बता दूं। वो ना इस क्वेश्चन में बेटा 90% ना देके क्या करेगा, 90% ना देके 99% लिख देगा। एक रिएक्शन 2/3 हो रही है और एक रिएक्शन 1/3 हो रही है। मतलब जब 1/3 हुआ तो टाइम तुम लोग ले लोगे T 1/3 है ना, और T 2/3 हो रहा है तो T को क्या लिख दोगे 2/3। 1/3 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, 1/3 हिस्सा रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो बचा कितना रिएक्टेंट, 2/3। और लिखा है T जो है, अब अगला लिख दिया, मान लो कि T जो है 3/4 कंप्लीट हो रहा है। तो 3/4 कंप्लीट हो रहा है मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो गया, 3/4। बचा कितना है, 1/4। कर लोगे ना क्वेश्चन, बस 3/4 1/4। अगला क्वेश्चन ले, तुम्हारे पेपर का लेते हैं। चलो भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर का, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल बाय बचा हुआ। बस इसको अब हमें क्या करना है बेटा, प्रेशर की टर्म में चेंज करना है। किसकी टर्म में चेंज करना है, प्रेशर। आओ देखना, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस फॉर्मूले को ही हमें डिराइव करना है। तो देखो बेटा, अगर नहीं भी हो रहा, आप अगर इस चीज़ को याद भी कर लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है इसमें फंडा। बेटा देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर इनिशियल प्रेशर P1 है रिएक्टेंट का, क्या है बेटा, P1, और टाइम T के बाद टोटल प्रेशर जो है वो कितना है बेटा, PT। कितना है बेटा, PT। अब भाई ये रिएक्टेंट की तरह तो है नहीं भाई, रिएक्टेंट की तरह थोड़ी है, कंसंट्रेशन की तरह थोड़ी है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल अलग होता था, फाइनल वाला रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग है और प्रोडक्ट का अलग है। प्रेशर में तो क्या होगा, इनिशियल रिएक्टेंट का कुछ प्रेशर है और फाइनल कुछ प्रोडक्ट का प्रेशर होगा और कुछ रिएक्टेंट का बचा होगा। पर दोनों के दोनों एक कंटेनर में बंद है, तो फाइनल प्रेशर आपको सबका मिला हुआ मिलेगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो उसे हम लोगों ने बोला है PT। क्या बोला है बेटा, PT, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो K है वो 2.303/T लॉग PI/2PI माइनस PT है। देखो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है R जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में A+B। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, A+B। मैं मान ले रहा हूँ T = 0 पे इसका प्रेशर रहा होगा PI। क्या रहा होगा बेटा, PI। ठीक है, और जब इनिशियल रहा होगा तो प्रोडक्ट का तो कोई प्रेशर होगा नहीं। कुछ टाइम T टाइम बाद बेटा इसका प्रेशर हो गया होगा, मान लो इसमें से X प्रेशर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो ये हो गया होगा PI - X। तो ये दोनों कितने हो गए होंगे, X और X। अगर यहाँ 2A होता तो ये कितना हो जाता, 2X, और ये 3B होता तो 3X। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं है, भगवान ना करे कभी सवाल आए, पर किसी दिन अगर आ जाए बाई चांस यहाँ ऐसा रिएक्शन लिख के 2 है तो सब कुछ बदल जाएगा। पर बदलेगा क्या, हम फाइनली वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। जो फॉर्मूला है ना उससे तुम फिर भी कर जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, इनिशियल प्रेशर कितना लिया है आपने, PI। टोटल प्रेशर जिसे हम लोग लिख रहे हैं PT, क्या लिख रहे हैं बेटा, PT। जो फाइनल टोटल प्रेशर है वो पूरे इसके बराबर होगा। मैंने बोला ना, अरे भाई कंटेनर तो बंद है, रिएक्टेंट का भी प्रेशर लग रहा है और प्रोडक्ट का भी लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, PT। क्या बोलेंगे, PT। और PT किसके बराबर होगा, PI - X + X + X। वही चीज़ लिखिए, इसे सॉल्व करोगे तो X से X कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, PT क्या बच जाएगा, PI + X। इतने में कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ ना, कोई डाउट है तो नहीं। चलो फिर अगले स्टेप पे चलो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, PT आपने क्या निकाल लिया, PI + X। फर्स्ट ऑर्डर का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2.303/T लॉग A/A - X, मतलब इनिशियल अपॉन बचा हुआ। अरे यही तो पढ़ा था, इनिशियल अपॉन बचा हुआ। मुझे ये बताओ, PT = PI + X है, यहाँ से X को मैं लिख सकता हूँ PT - PI। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे PT PI + X है तो X को क्या लिख सकता हूँ, PT - PI।
अरे इसमें कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। चलो तो अब इस फॉर्मूले में ए क्या था इनिशियल, उसको मैंने क्या लिख दिया पी आई, क्या लिख दिया पी आई। फिर ए को क्या लिख दिया पी आई, और एक्स की जगह मैंने एक्स लिख दिया। पर एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, एक्स को क्या लिख सकता हूँ, बोलो बेटा क्या लिख सकता हूँ एक्स की जगह, पी आई माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूँ मैं, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, हमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जब प्लस का पी आई है और प्लस का पी आई है तो कितना पी आई हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये फॉर्मूला बस क्या बन जाएगा बताओ, 2.30 टी लॉग बताओ पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। यही तो था फॉर्मूला, अरे यही तो हमें डिराइव करना था, अरे यही तो करना था डिराइव। तो ऐसे आया है फॉर्मूला, पर ना समझ आए तो ऐसे रट लो। प्रेशर भाई है, बुक में है, आपके किताबों में सवाल आ चुका है, तो आपको याद रखना है पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये चीज़ याद रखना, कर सकते हो इसको, समझ सकते हो इसको, अरे समझ गए। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक। अगर किसी दिन अगर आता है डिराइव करने को, डिराइव भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट। कुछ बच्चे बिल्कुल सोए से पड़े हुए रहते हैं ना। एक दो छोटी सी कहानी सुनाते हैं, दो लाइन की बस कहानी है, सुनना बस, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी थी। एक दिन क्या हुआ कि एक ना फॉरेन में बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे ना ऐसी टीचर पढ़ा रहा था, तो बच्चे सोए पड़े थे। जैसे एक बच्चा सोया पड़ा था, तो टीचर ने क्या हुआ, 3 ऐसी, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो नहीं लिख देता कि ये ऐसी चीज़ है जिससे आज तक डिराइव नहीं किया गया, किया नहीं जा सकता। तो उसने ना 3 ऐसे क्वेश्चन टाइप के लिख दिए थे। वो उन्होंने लिखा ये था कि ये 3 चीज़ ऐसी है जिसकी डेरिवेशन आज तक दुनिया में ना बनाई गई है ना बन सकती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो बच्चा सोया पड़ा था बच्चा, उसको ये लगा कि टीचर ने होमवर्क दिया है, तो जब उठा तो उसने तीनों के तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लिए, ठीक। वो क्वेश्चन नहीं थे, वो जो टीचर था उसने ये लिखा था कि इन तीनों का डेरिवेशन दुनिया में नहीं है, ना निकाला जा सकता है। अब वो बेचारा घर गया, वो रात भर परेशान रहा, वो कई किताबें ढूंढी, गूगल ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, पर उसे उसका आंसर नहीं मिला तीनों में से। पर एक आंसर उसने रोग आके कैसे भी प्रूफ कर दिया। अब अगले दिन आया टीचर, जब तो टीचर से बच्चे ने बोला, सर जो आपने कल 3 क्वेश्चन दिए थे वो तो मुझसे हुए ही नहीं, 2 तो हुए नहीं, 1 हो गया। अब वो टीचर बिल्कुल बावड़ा हो गया कि भाई ये क्या हो गया, समझ रहे हो क्या हो गया। फिर उसने देखा तो सही में भाई उसका आंसर सही। तो उस लड़के का नाम साइंटिस्ट था, समझ गए, साइंटिस्ट। तो इसका तात्पर्य बस ये था बेटा एक चीज़, कि अगर वो लड़का भी अगर क्लास में जगह होता ना, और अगर उसने सुन लिया होता कि ये डिराइव नहीं किया जा सकता, तो कभी डिराइव नहीं कर पाता। तो इसका ये मतलब है सारा खेल मेंटेलिटी का है। अरे सारा खेल मेंटेलिटी का। अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो ना कि मुझे नीट जेई क्रैक करना है, तो 100% क्रैक होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी मेहनत पड़ सकती है। इसी टाइम में से जो आप स्कूल भी जा रहे हो ना, पीछे जाके क्वेश्चन कर रहे होगे जेई के, सीयूईटी के, नीट के, बोर्ड के, इसी टाइम को आप मैनेज कर लोगे। सारा खेल इस खोपड़ी का है बेटा, सारा खेल इस खोपड़ी का है। इस खोपड़ी को थोड़ा शार्प करो, ब्रेन को। मैंने आपको पहले भी कहा था 3 सब्जेक्ट में री दी थी मैंने 9th क्लास में, साइंस, मैथ और एसएसटी। और वही मैं ही हूँ जिसके बायो में नीट में 350 नंबर 360 में से आए थे, 350। सोच लो, 90 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन कंपटीशन में गलत कर गया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन। सोच लो, वही हूँ मैं। 9th क्लास में 3 सप्ली, मतलब साइंस, मैथ, एसएसटी, यही 3 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो टोटली आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। अपने आप को समझा लो, पढ़ नहीं सकता तो नहीं पढ़ पाओगे। अपने आप को समझा लो मैं सब कर सकता हूँ, बस मुझे करना है, कोई मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, तो आप लोग कर जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो।